सोचा था ग्रेजुएशन पूरा कर लूंगी तो किसी अमीर लड़के का रिश्ता आ जाएगा, शादी करके आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन यहाँ तो अमीर लड़के की बात दूर, किसी गरीब आदमी का भी रिश्ता नहीं आ रहा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वैदेही गुस्से से बड़बड़ाती हुई मार्केट से बाहर निकली। यहाँ भी वह किचन का सामान लेने ही आई थी। बैग को हाथ में पकड़कर आगे पीछे घुमाते हुए वह थके हुए अंदाज में चल रही थी। क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी गर्मी में यहाँ आने की? निखिल का ही इंतजार कर लेती। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल शाम की पूजा और घर के नाश्ते के लिए सामान खत्म हो चुका था। उसकी मम्मी खुद ही जाने वाली थी, लेकिन वैदेही ने मना कर दिया और जोश में आकर खुद ही निकल आई। अभी वो 5 मिनट ही चल पाई थी कि एक मोटर बाइक उसके पास आकर रुकी और उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना ही उसके हाथ से बैग छीनकर वहां से भाग गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वह आदमी वापस घूमकर वैदेही के हाथ के सामान वाला थैला भी ले गया था। कुछ पल तक वह अपनी जगह पर खड़ी रह गई। जब उसका दिमाग थोड़ा संभला तो वह इतनी जोर से चिल्लाई कि पास से गुजरती हुई एक कार भी रुक गई और कार में बैठे हुए अंकल ने एक नज़र वैदेही पर डाली और फिर उसे खाली हाथ देखकर समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये दिल्ली शहर में तो रोज का ही मामला था और अब लोगों को उसकी आदत सी हो गई थी। दूसरी तरफ वैदेही का बस नहीं चल रहा था कि वह सारी दुनिया को उलट पुलट कर दे। अब मैं क्या करूं? बैग में मेरे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। दरअसल उसकी जितनी भी पॉकेट मनी थी वह जमा करके अपने बैग में ही रखती थी, लेकिन घर से निकलने से पहले वह पैसे दराज में रख देती थी। आज वह पैसे निकालना भूल गई थी और सारे के सारे साथ ले आई थी। उसने पुलिस को फ़ोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल भी उसी बैग में था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? उसने मदद की उम्मीद से इधर उधर देखा तो उसे थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उस लड़के की पीठ विदेही की तरफ थी। विदेही बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दक्ष पास ही एक होटल में अपने दोस्तों से मिलने आया था और अब उसे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना था। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि उसे एक अनजान लड़की की आवाज़ सुनाई दी। दक्ष ने हैरानी से नज़र उठाकर देखा तो उसके पास ही एक पतली सी लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा गर्मी की वजह से लाल था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सर, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। वैदेही ने तेज सांसों के साथ इतना ही कहा था कि दक्ष ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। वैदेही, जो पहले ही परेशान थी, अपने अनदेखा किया जाने पर वो और ज़्यादा गुस्से में भर गई। बिना सोचे समझे उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ लिया। सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस बार उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। दक्ष के माथे पर बल पड़ गए। मैडम, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं पहले ही देर कर रहा हूँ। दक्ष ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली जो गाड़ी के दरवाजे पर रखा हुआ था। वैदेही ने घबराकर जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और विनती भरी आवाज़ में बोली, सर, मैं आपको परेशान करने के लिए सच में माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी फ़ोन कॉल करनी है। असल में कुछ बदमाश मेरा सामान छीन कर भाग गए हैं और मुझे अभी अपने घर फ़ोन करके घर वालों को बताना है। दक्ष का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। मैडम, क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं सबकी मदद करता हूँ? जाइए, किसी और को परेशान कीजिए। यहाँ कोई मुफ्त सेवा नहीं मिलती। दक्ष की आवाज़ अब सख्त हो गई थी। उसे याद आ गया था कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहाँ ये लड़की विदेही अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। उसके पीछे वाली टेबल पर बैठी हुई थी और उसके दोस्तों ने विदेही को एक अजीब सा चैलेंज दिया था कि तुम होटल में आने वाले अगले आदमी के साथ जाकर फ्लर्ट करोगी और उसका नंबर लेकर उसे अपने जाल में फंसाओगी। विदेही ने भी वो चैलेंज मान लिया था। उनकी ऊंची आवाज़ों की वजह से दक्ष भी पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो गया था। लेकिन जब उसकी नज़र विदेही पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन उसकी अजीब हरकतों की वजह से दक्ष ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने खाने में लग गया। आज उसी लड़की को सामने देखकर दक्ष को लगा वह ज़रूर उसके साथ मजाक करने आई है या उसके दोस्तों ने फिर से कोई चैलेंज दिया होगा। वह अपना लहजा सख्त करते हुए फिर से गाड़ी में बैठने लगा। इस बार वैदेही ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, आपसे ज़्यादा घमंडी इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपसे सिर्फ एक मोबाइल ही तो मांगा था। कौन सा मैंने आपकी किडनी मांग ली जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? दक्ष, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था,
और एक बड़ी हवेली का इकलौता और लाडला बेटा था। आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की उससे बदतमीजी कर रही थी। दक्ष ने गुस्से से उसे घूरा और वैदेही की तरफ झुकते हुए बोला, देखिए मिस, अब मैं आपको शांति से कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया ना कि मुझे आपकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इंसान में थोड़ी आत्मसम्मान भी होनी चाहिए। उसने बस इतना ही कहा था कि अगले ही पल वैदेही ने जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मार दिया। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त से मार्शल आर्ट सीखा था और अब गुस्से में उसका गलत इस्तेमाल कर बैठी थी। उसे उसी पल अपनी गलती का एहसास हुआ जब दक्ष की नाक से हल्का सा खून निकल आया। अगले ही पल वैदेही वहां से उल्टे पांव भागी, जबकि दत्त को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसे मुक्का मारकर भाग गई है। उसने दोबारा सिर उठाकर देखा तो वह उसकी नज़रों से गायब हो चुकी थी। दक्ष ने गुस्से में गाड़ी को जोर से लात मारी और फिर दर्द से उछल पड़ा। दूसरी तरफ वैदेही दुकान के पीछे की तरफ भागती चली जा रही थी। अचानक एक कार उसके बराबर में आकर रुकी। कार में बैठे हुए लड़के को देखकर वैदेही ने तेजी से सामने वाली सीट का दरवाज़ा खोला और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगी। अरे क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। सामने सीट पर बैठे उसके दोस्त लक्ष्य ने उसकी हालत देखकर मजाक करते हुए कहा, अरे भूत नहीं देखा, मौत को छूकर वापस आ रही हूँ। तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ और मुझे मेरे घर छोड़ दो। लक्ष्य को एक पल के लिए लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। उसने कहा, पहले ये तो बताओ कि तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बैग कहाँ है? वैदेही की आदत थी, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना बैग हमेशा साथ रखती थी। जब वैदेही ने लक्ष्य को बताया कि दो बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग गए हैं, तो लक्ष्य पहले ही हैरानी से उसे देखता रहा और फिर सिर पीछे करके जोर से हंसने लगा, क्योंकि जब उसका मोबाइल चोरी हुआ था तब वैदेही ने भी उसका इसी तरह मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ वैदेही, जो उसे बाकी की कहानी सुनाने वाली थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए दक्ष वाला किस्सा अपने दिल में ही दबा गई, क्योंकि अभी घर जाकर उसे अपने घर वालों की डांट भी सुननी थी। लक्ष्य भी पूरा दृश्य देखने के लिए उसके घर तक साथ आ गया था। वैदेही को अच्छी तरह पता था कि वह क्यों आया है और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुनीता जी लगातार बोलती जा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बेटी को उठाकर घर से बाहर फेंक दें। जब भी वो उसे कोई काम करने के लिए कहती थी तो वैदेही काम करने के बजाय कोई बड़ी गलती करके आ जाती थी। शाम के समय जब उसके पापा घर वापस आए तो वैदेही ने रोती हुई शक्ल बनाकर अपने पापा से घर वालों की शिकायत कर दी। राजेश जी ने तुरंत ही अपनी बेटी का सिर अपने सीने से लगा लिया और बाकी लोगों को डांटते हुए बोले, खबरदार, जो तुम लोगों में से किसी ने इसे कुछ भी कहा, मेरी बच्ची को अब कोई भी नहीं डांटेगा। इसे डांटने का कोई फायदा ही नहीं है। समझा समझा कर मैं थक गया हूँ, मगर इसे अकल ही नहीं आती। वैदेही ने ये सुनकर मुंह बना लिया। अब वो काफ़ी हद तक आराम में थी, क्योंकि उसे बचाने वाले उसके सबसे प्यारे पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। वैदेही बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद उन्होंने बात शुरू की तो वैदेही ने बेचैनी से करवट बदली। पापा, मैंने अलग अलग जगह पर आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई मुझे कॉल नहीं आई है। जाहिर सी बात है, जब पढ़ाई में रिश्वत देकर पास होगी तो आखिर में ऐसा ही होगा ना। उसका छोटा भाई निखिल, जो पास ही बैठा था, उसने वैदेही की बात पर ताना मार दिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। 10वीं में 5 बार फेल हुए हो। ओ हेलो, 5 बार फेल नहीं हुआ, 5 बार सप्लीमेंट्री आई है। एक तो मेरी बहन इतनी अनपढ़ है कि उसे ये साधारण सी बात भी नहीं पता। निखिल भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। वह भी विदेही से बहस कर रहा था। राजेश जी ने जब देखा माहौल खराब हो रहा है तो उन्होंने हाथ उठाकर दोनों को चुप करवा दिया। बस चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। विदेही बेटा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से बात हुई है। उनके बेटे ने हाल ही में भारत में ही एक कंपनी शुरू की है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। कौन पापा? विदेही ने ऊब भरे अंदाज में पूछा। वह तो मन ही मन में खुश थी कि नौकरी नहीं मिल रही और वे आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन शायद उसके पापा को उसका यूं खाली बैठना पसंद नहीं था और उसकी मम्मी भी यही कहती थी कि वह अपने दिमाग को किसी काम में लगाए ताकि उन्हें भी थोड़ा आराम मिल सके। पापा के बताने पर उसे याद आया, वह व्यक्ति उनके मोहल्ले में ही रहते थे और बहुत अमीर आदमी थे। उनका केवल एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला था। बचपन में भी वह अपने घर में ही रहा करता था, किसी से बात नहीं करता था और न ही गली के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था।
वैदेही को शुरू से ही वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी उम्र में भी काफ़ी अंतर था, इसलिए विदेही उससे दूर ही रहती थी। बाद में वो लोग वहाँ से दूसरे शहर चले गए थे और उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए लंदन चला गया था। सारी बातें याद करके विदेही ने रोती हुई शक्ल बनाकर कहा, पापा वो लड़का तो बचपन में बहुत अजीब स्वभाव का था, पता नहीं अब कैसा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ काम कर पाऊंगी। इस बार राजेश जी ने उसे गुस्से से देखा तो विदेही जल्दी से बोली, मेरा मतलब है अगर आप कहेंगे तो मैं जाकर कोशिश कर लेती हूँ। हो सकता है उन्हें मेरा काम पसंद आ जाए। उन्हें तुमसे नहीं तुम्हारे काम से मतलब है, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल और हरकतें ऐसी है कि कोई तुम्हें पसंद करे ये भी मुश्किल है। निखिल ने एक बार फिर विदेही को चिढ़ा दिया और ये कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे विदेही ने जूता फेंका, लेकिन वह दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। सुनीता जी फिर से बोलने लगी और राजेश जी थके हुए अंदाज में सोफे पर टिक कर बैठ गए। अब उनमें कुछ कहने की ताकत भी नहीं बची थी। अगली सुबह विदेही को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने अपनी अलमारी देखा तो उसके पास कोई भी ठीक ठाक कपड़े नहीं थे। वह बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनने की आदत रखती थी। सलवार सूट के नाम पर उसके पास केवल 2-3 जोड़े थे और औपचारिक कपड़ों के नाम पर भी केवल एक ही जोड़ा था, जो उसके दोस्तों ने उसे उपहार में दिया था, वरना उसके पास जीन्स और शर्ट ही ज़्यादा थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक काले रंग का सलवार सूट मिला। उसने पहनकर आईने में देखा और खुद ही मुस्कुराने लगी। वाह विदेही, अगर वह अमीर लड़का मान जाए तो ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी। बैठे बैठे ही इतनी दौलत मिल जाएगी, फिर तो मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे अपने पति की कंपनी होगी। वह फिर से सपने देखने लगी। रात को सोने से पहले भी वो उसी लड़की के बारे में सोचती रही। उसके पापा बाद में मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए थे और आज की रात वो मंदिर में ही रुकने वाले थे, इसलिए विदेही उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई। दूसरी तरफ दक्ष अपने घर के बड़े कमरे में बैठा खबरें देख रहा था। जब विनोद अंकल उसके पास आकर बैठे, उन्हें देखकर वह सीधा बैठ गया। तो दक्ष बेटा, अब तुम्हारी कंपनी भी शुरू हो गई है, मुझे बताओ शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। दक्ष ने गहरी सांस ली और थके हुए स्वर में बोला, पापा आपकी हर बात शादी से शुरू होकर शादी पर ही क्यों ख़त्म होती है। मुझे अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठानी, मैं अभी अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। उसका जवाब साफ था। विनोद अंकल बोले, बेटा शादी के बाद कोई कैद नहीं हो जाता, और वैसे भी मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है वह बहुत सीधी और मासूम है। उनके दिमाग में विदेही का चेहरा घूम रहा था, क्योंकि वह उन्हें बचपन से पसंद थी और वह उनके दोस्त की बेटी भी थी। दूसरी तरफ दक्ष ने जैसे ही किसी लड़की का जिक्र सुना तो वह रुक गया और बोला, पापा अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद से करूँगा, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, मुझे अभी थोड़ा काम करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सविता जी जो रसोई में चाय बना रही थी ताकि जल्दी से अपने पति और बेटे के पास जाकर बातों में शामिल हो सकें, दक्ष के उठकर जाने से नाराज हो गईं। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अब विनोद अंकल भी चुप हो गए थे। वे भी चाहते थे कि दक्ष जल्दी से शादी कर ले। रात लगभग 2 बजे का समय था। दक्ष अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। स्क्रीन पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जो उसने पार्किंग से मंगवाई थी। उसमें केवल उस लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी, और जब वो मुड़ी तो उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए और फिर वह सिर झुकाकर वहाँ से भाग गई। काफ़ी देर तक देखने के बाद भी दक्ष को उसका चेहरा साफ दिखाई न दिया। उसका इरादा इस लड़की को ढूंढकर उसे बदला लेने का था। जब से विदेही ने उसकी नाक पर मुक्का मारा था, तब से वो गुस्से से भरा हुआ था। वह लड़की उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने यहाँ तक उस होटल में भी जाकर देखा जहाँ उसने पहली बार विदेही को देखा था। बाद में उसे खुद पर भी गुस्सा आया। उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने मुझसे झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहकर वह सोने चला गया, क्योंकि अगले दिन ऑफिस में एक नए कर्मचारी का इंटरव्यू भी होना था, जिसके बारे में उसने अपने बिजनेस पार्टनर समीर से सुना था। विदेही के पापा का खनीज का व्यापार था, लेकिन विदेही को उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। उसे ज़मीन और पार्टी के काम में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उसके पापा को लगा दक्ष की कंपनी उसके लिए सबसे सही जगह है। सुबह जब विदेही तैयार होकर नीचे आई तो राजेश जी ने उसे सख्ती से समझाया, वहाँ जाकर कोई बेवकूफ़ी मत करना और अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना। अगर तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगा। विदेही को अब इस बात की गंभीरता समझ आ रही थी।
वह तो वहाँ सिर्फ मज़े के लिए जाने वाली थी। पापा आप ये तो बताइए कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? विदेही ने लापरवाही से पूछा। फिलहाल तो वो तुम्हें 1 लाख रुपए से ज़्यादा देने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने अच्छा काम किया तो आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तरीके से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। चम्मच विदेही के हाथों से छूटकर प्लेट पर गिर गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लग रहा था कि वह नई है, इसलिए उसकी तनख्वाह लगभग 500 रुपये के आसपास होगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए मैं किस तरह से काम करती हूँ। इन लोगों को मेरे काम से प्यार हो जाएगा। वह जोश से कहते हुए उठी और बैग उठाकर बाहर की तरफ भाग गई। उसके पापा कोई बहुत बड़े अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से थे। उनका छोटा सा परिवार था, एक कार थी, छोटा सा घर था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, विदेही और निखिल। दोनों ही बहुत शरारती थे। दोनों हर समय एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। पूरा दिन घर में शोर मचा कर रखते थे। ज़्यादा हंगामा तो तब होता जब विदेही के दोस्त भी रहने के लिए उसके घर आ जाते थे। तब तो सुनीता जी के लिए इन सबको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। विदेही को उसके ड्राइवर ने ऑफिस छोड़ दिया था। वह तेज कदमों से अंदर गई। उसके चेहरे पर काफ़ी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र समय पर पड़ी तो उसकी घबराहट बढ़ गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे सबसे पहले यही समझाया था कि उसके बॉस को समय पर आने वाले लोग पसंद है। अगर वह पहले दिन देर से पहुंचेगी तो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विदेही को लगा जैसे 1 लाख रुपए उसके हाथों से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ दक्ष अभी अभी लिफ्ट में चढ़ ही रहा था कि अचानक वही लड़की तेजी से भागती हुई लिफ्ट में आ गई। दक्ष ने उसे तुरंत पहचान लिया और हैरान भी हुआ कि वह लड़की उसके ऑफिस में क्या कर रही है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ विदेही ने जल्दी से शीशा निकाला और अपना मेकअप ठीक करने लगी। उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। हे भगवान, बस आज मुझे इस बॉस से बचा लेना, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी और 1 लाख की नौकरी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर दक्ष को समझ आ गया, वह लड़की उसी ऑफिस में काम करने आई है और उसने बॉस शब्द उसके लिए कहा। दक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह उससे बात करने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट को झटका लगा और वह रुक गई। उसी समय विदेही ने जोर से चीख मारी और तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन पीछे खड़े दक्ष को देखकर उसने फिर से चीख मारी। इस बार वह सामने की तरफ गिरने ही वाली थी कि दक्ष ने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। उस आदमी को अपने इतना करीब देखकर वह फिर चीखने ही वाली थी कि दक्ष ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज़ में बोला, चीखना बंद करो, थोड़ी देर में ये लिफ्ट ठीक हो जाएगी। विदेही को लग रहा था उसका आखिरी समय आ गया है। उसने अपने घुटने से दक्ष पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दक्ष पूरी तरह तैयार था। उसने फुर्ती से उसका वार रोक दिया और उसे सीधा खड़ा करके उसके कंधों को पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। माहौल बहुत अजीब हो गया था। लिफ्ट की टिमटिमाती रोशनी, दीवार से लगी खड़ी डरती हुई विदेही और उसके सामने खड़ा दक्ष। दक्ष बोला, तुम यहाँ मेरा पीछा कर रही थी ना? विदेही ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारा पीछा कर रही होती तो तुम्हारे पीछे लिफ्ट में आती? तुम पहले से यहाँ खड़े थे और मैं बाद में आई थी। अगर अपनी उल्लू जैसी आंखों से देख लेते तो तुम्हें मैं पहले ही दिख जाती। खैर ये बताओ, कल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुक्का मारने की? दक्ष ने अपनी नाक पर हाथ रखा, जहाँ अभी भी हल्का दर्द था। विदेही ने भी खुद को संभाल लिया और उसे थोड़ा दूर करते हुए बोली, वैसे आपसे ज़्यादा धीमा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस समय मैंने आपको मुक्का मारा था उसी समय बदला ले लेते। अब कल की बात याद करके आज बदला लेने आए हैं? सच में मुझे आप जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखने में तो आप काफ़ी अच्छे और अच्छे परिवार के लगते हैं, लेकिन हरकतें आपकी थोड़ी अजीब है। खैर जो होना था वह तो हो गया और गलती पूरी आपकी थी। विदेही सामान्य आवाज़ में उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि दक्ष आराम से लिफ्ट की दीवार से टिक कर उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन विदेही जैसी लड़की से उसका पहली बार सामना हुआ था। अब आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सुनिए, अगर आपको लगता है आप मुझे डरा सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे कराटे आता है और बहुत अच्छे से आता है। कल तो मैंने आपकी नाक पर मुक्का मारा था, लेकिन अगर आपने मुझे दोबारा ऐसे देखा तो मैं आपकी आंखें भी नोच सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष हल्के से मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। विदेही घबराकर लिफ्ट की दीवार से लग गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि जिस तरह से दक्ष ने
उसके वार को रोका था, उससे उसे समझ आ गया था कि सामने वाले को भी मार्शल आर्ट आता है। दक्ष उसके और करीब आने ही वाला था कि लिफ्ट अचानक फिर से चलने लगी। उसने उसकी नाक को उंगली से हल्के से छुआ और बोला, थोड़ी देर में मेरे ऑफिस में आ जाना, बाकी सारी बातें वहाँ तुमसे आराम से करूँगा। लिफ्ट खुली और वह लंबे कदमों से बाहर निकलकर गैलरी में चला गया, जबकि विदेही अभी भी लिफ्ट के अंदर खड़ी रह गई थी। अचानक ही विक्रम की नज़र उस पर पड़ी। अरे मैडम विदेही, कैसी हैं आप? विक्रम ने अपने लहजे को जितना हो सके उतना ही खुश करने की कोशिश की, जबकि अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये जहाँ भी जाती थी वहाँ कोई न कोई हंगामा कर देती थी। मिस्टर समीर, विदेही ने थके हुए स्वर में कहा, क्या आपके पास पानी होगा? मिस विदेही, क्या आज आपका व्रत नहीं है? समीर के इतना कहते ही वह थोड़ा घबरा गई। समीर ने भी तुरंत नजरें फेर ली। वह खुद शादीशुदा था और इन बातों में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन विदेही की हालत देखकर उसे एक पल के लिए अजीब सा एहसास जरूर हुआ, जैसे ये मुलाकात आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मोड़ लेने वाली हो। वह बातों को समझता था। अरे मिस विदेही, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। आइए मैं आपको पानी दे देता हूँ, मेरा व्रत है मिस्टर समीर। विदेही ने गुस्से से दांत भींचे और लंबे कदमों से मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, जहां उसे बुलाया गया था। मैनेजर ने उसे सारी जानकारी समझा दी थी। इसके बाद वो विनोद अंकल से भी मिली, जो जल्दी में ऑफिस से निकल रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को भी समझा दिया था कि विदेही से बहुत नरमी से बात करनी है, उसे परेशान नहीं करना, ध्यान रखना कि पहले ही दिन उसे डरा मत देना। विनोद जी अपने बेटे की आदतों को अच्छी तरह जानते थे, जबकि विदेही अब ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर वह आदमी यहाँ क्या कर रहा था, कहीं वो यहाँ का बॉस तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसे झटका लगा और वह जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। समीर, जो उसी कमरे में बैठा था, बेचैनी से बोला, क्या हुआ मिस विदेही? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह शक भरी नज़रों से उसे सिर से पांव तक देख रहा था। अब विदेही उसे क्या बताती? जिस आदमी से उसने झगड़ा किया था, वही अब काफ़ी समय तक उसका बॉस बनने वाला था। जल्दबाजी में उसने सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए थे। उसके पापा राजेश जी ने विनोद जी की जगह उससे ही साइन करवाए थे। इसका मतलब था वह 1 साल से पहले यहाँ से नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती थी। हर हाल में उसे 1 साल तक इसी ऑफिस में काम करना था। हिम्मत करके विदेही ऑफिस में चली गई। उसने ना दरवाज़ा खटखटाया और ना ही अंदर आने की अनुमति दी। वह ऑफिस को भी अपने घर जैसा ही समझ रही थी। सामने बैठे आदमी को देखकर विदेही ने मन ही मन भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया था, जबकि दक्ष उसकी बिना दस्तक दिए अंदर आने की हरकत से नाराज हो गया और आंखें सिकोड़कर उसे देखते हुए बोला, मुझे लगा था कि पढ़े लिखे लोगों में थोड़ी शिष्टता होती है, लेकिन आपको देखकर मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई है। जब हम किसी के ऑफिस में आते हैं तो पहले अनुमति लेते हैं। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। विदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सॉरी सर, उसने सर शब्द पर ज़्यादा जोर दिया। दक्ष ने अपने हाथ बांधकर कुर्सी से टिकते हुए उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। विदेही ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब सर? मैं आपका इशारा समझ नहीं पा रही। आप साफ शब्दों में कहिए ताकि मुझे समझने में आसानी हो। विदेही ने गुस्से से धीरे धीरे शब्द बोलते हुए कहा, क्योंकि उसे इस तरह अपमानित होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिस विदेही, मैंने आपको कहा है कि अभी इसी समय मेरे ऑफिस से बाहर जाइए और आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आइएगा। और ध्यान रहे, 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आज मैं आपसे बात नहीं करूँगा और आपका इंटरव्यू भी नहीं लूँगा। विदेही, जो जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी, अपने बॉस की बात सुनकर दांत भींचकर रह गई। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। आधे घंटे बाद विदेही ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर थे दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बुला लूँगा। विदेही को पूरा यकीन हो गया था वह उससे बदला ले रहा है। उसने गुस्से में अपने पापा राजेश जी को फ़ोन करके सब बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे ही डांट दिया कि अगर वह तुम्हें सज़ा दे रहा है तो ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, इसलिए अपनी आदतें सुधार लो। विदेही का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से रोने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा भी उसके खिलाफ क्यों हो गए थे। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या बॉस उस दिन के मारे गए विदेही के थप्पड़ का बदला ले रहा था, या फिर कुछ और ही है? क्या विदेही बॉस के साथ नॉर्मल रह पाएगी, या फिर ऑफिस में कुछ और ही हंगामा होगा?
आगे कहानी बहुत रहस्यमयी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, तो दिल थाम कर पूरी कहानी सुनिएगा। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।